Hello student, welcome back to our YouTube channel Boring Math. So in this video we are going to solve 10 problems of linear algebra that are very conceptual and very helpful for your preparation. If you are new to our channel, please subscribe. Your one subscribe really motivates me to continue this series. So start करते हैं. So आज हम linear algebra का जो रिवीजन सीरीज है उसका दूसरा पार्ट देखेंगे. So यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना. ओके उसके बाद क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखना. सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग 3 मिनट लो. सो होप यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे दे क्या रखा है, बोल रहा है कि लेट ए बी 2n by n मैट्रिक्स with complex entries such that ab minus ba equal to a. Then which of the following statements is or are not true? ऑप्शन में है रैंक ऑफ ए कैन बी एन फॉर सम बी. ऑप्शन बी नलिटी ऑफ ए कैन बी 0 फॉर सम बी. ऑप्शन सी ए इज नॉन सिंगुलर फॉर ऑल बी. और ऑप्शन डी ए कैन बी नॉन सिंगुलर फॉर सम बी. तो आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है बेसिकली सिमिलर टाइप का ऑप्शन है. सो मैं मान लेता हूं कि जो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं. सो मैं मान लेता हूं कि जिसको इसका जो रैंक है ना, रैंक ऑफ ए, मान लेता हूं कि इसका रैंक एन है. सॉल्यूशन इसको थोड़ा सा हरा कर देता हूं पेन को. सो मैं मान लेता हूं कि इसका रैंक ऑफ ए जो है वो एन है. इसका मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा नॉन जीरो होगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब हमारे पास है कि ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए. अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करता हूं, इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो यहां पे बी माइनस ए इनवर्स बी ए इक्वल टू आ जाएगा आइडेंटिटी. अब यहां पे ट्रेस अप्लाई कर देता हूं तो ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू आएगा माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी. राइट. सो आपको पता है कि मैं क्या करता हूं ना, ये जो इसको मैं मान लेता हूं P और इसको Q. आपको पता है कि जो ट्रेस ऑफ पी क्यू होता है वो ट्रेस इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ क्यू पी के. इसका मतलब है कि जो मेरा ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बी ए है वो इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ बी ए इनवर्स. सो इसका मतलब है इसका ये बेसिकली ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होगा. सो यहां से हमारे पास क्या आएगा कि ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ पी इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी. सो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी का ट्रेस कितना होगा, एन होगा. सो हमारे पास आ गया कि यहां से आ गया कि 0 इक्वल टू एन. तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, 0 इक्वल टू एन कैसे हो सकता है. तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने मान लिया था कि जो रैंक ऑफ ए है वो एन है. तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन तो कभी पॉसिबल नहीं है कोई भी बी के लिए. राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. अब नलिटी ऑफ ए कैन बी 0 फॉर सम बी. नलिटी ऑफ ए कैन बी 0 फॉर सम बी, ये हो सकता है क्या. अगर यहाँ पे आते हैं ऑप्शन बी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये करेक्ट है. ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे. अब नलिटी ऑफ ए कैन बी 0, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या, ये तो सेम ही है कि रैंक ऑफ ए बेसिकली एन. राइट. तो सिमिलर आर्गुमेंट से हम ये बोल सकते हैं कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू. अब ए इज नॉन सिंगुलर फॉर ऑल बी, ये तो सेम ही हो गया कि ये अगर मैं नॉन सिंगुलर लेता मतलब रैंक ऑफ ए हो जाता एन. मतलब अगर ए नॉन सिंगुलर होता तब हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, सेम कॉन्ट्रडिक्शन. तो ये भी क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, मतलब ये भी करेक्ट होगा.
और यहाँ पे बोल रहे ए कैन बी नॉन सिंगुलर, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे ये चारों जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 3 मिनट ले लो। होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दे क्या गया है, लेट टी मैप्स v to v be a linear operator with dimension of v is n. Suppose n be a sequence of real numbers defined by n equal to nullity of t to the power n. Then n must be Cauchy for all t, n must be bounded sequence for all t, n can be non-convergent sequence for some t. Let bn equal to e to the power sin an to the power 2024. Then the sequence bn is Cauchy. So ये एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है कि लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस को मार्च करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। उस रिजल्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो रिजल्ट एक्चुअली आप लोगों को पता है सब, ठीक है। रिजल्ट क्या है, let T maps V to V be a linear operator, be a linear operator and dimension of V is equal to n. Then null space of t to the power n is equal to null space of t to the power n plus 1. और ऐसा होगा और उसका एक कॉरलरी है कि hence t to the power n null space of t to the power n plus 1 is equal to null space of t to the power n plus 2 is equal to सारे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है, इसको देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, बेसिकली अगर मैं मान लेता हूं कि ये इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या इक्वल नहीं है, मतलब नल स्पेस मैं मान लेता हूं कि सपोज टी टू द पावर n नॉट इक्वल टू टी नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1। मतलब एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा और हमें पता है कि नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर null space of t to the power n is a subset of null space of t to the power n plus 1 सबसेट ऑफ डॉट डॉट करते जाता है, ठीक है। सो अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू v सच दैट t to the power n plus 1 of v equal to 0 but t to the power n of v is नॉन जीरो। अब आप एक सेट कंसीडर कर लो, v t ऑफ v t स्क्वायर ऑफ v डॉट डॉट t टू द पावर n ऑफ v। ये जो सेट ऑफ वेक्टर है इसको मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाऊंगा। कैसे, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम। सो ए नॉट भी प्लस ए वन टी ऑफ भी प्लस ए टू टी स्क्वायर ऑफ भी प्लस ऐसे करते जाएगा ए एन टी टू द पावर एन ऑफ भी इक्वल टू 0 होगा। और हम दिखाएंगे कि ए नॉट ए वन ए टू ये सारे क्या है, नॉन जीरो है, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या करो कि टी टू द पावर एन से ऑपरेट कर दो, टी टू द पावर एन से। सो हमारे पास आएगा ए नॉट टी टू द पावर एन ऑफ भी ए वन टी टू द पावर एन प्लस 1 ऑफ भी, ऐसे करते जाएगा और यहाँ पे आएगा टी टू द पावर
n प्लस n ऑफ v। अब टी टू द पावर n प्लस 1 ऑफ v कितना है, 0 है। और उसके बाद जितना भी लीनियर ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो सारे 0 हो जाएगा। मतलब टी टू द पावर n प्लस 2 ऑफ v, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी टू द पावर n प्लस 1, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 0 है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो टी टू द पावर n प्लस 2, टी टू द पावर n प्लस 3 सारे टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a नॉट प्लस टी टू द पावर n ऑफ v इक्वल टू 0। अब हमने मान लिया था टी टू द पावर n ऑफ v इज नॉन जीरो, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा सिंस टी टू द पावर n ऑफ v नॉन जीरो। तो हमारे पास a नॉट 0 आ गया। इसी तरह से जब मैं टी टू द पावर n माइनस 1 को ऑपरेट कर दूंगा इसमें, a1 a2 इसमें, a नॉट तो 0 हो गया ना। सो a1 टी टू द पावर n ऑफ v प्लस a2 टी टू द पावर n प्लस 1 ऑफ v प्लस डॉट डॉट करते जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिमिलरली ये सारे 0 है, तो हमारे पास a1 टी टू द पावर n ऑफ v इक्वल टू 0 होगा, और सिमिलरली यहाँ पे a1 इक्वल टू 0 होगा सिंस टी टू द पावर n ऑफ v इज नॉन जीरो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ गया कि a नॉट a1 इक्वल टू करके an ये सारे 0 है। सो दिस सेट v t ऑफ v टी टू द पावर n ऑफ v इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये कितना एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, n प्लस 1 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, राइट। अब हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ v था वो तो n था, डायमेंशन ऑफ v n, और उसके अंदर में n प्लस 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने पहले जो एज्यूम कर लिया था हमने कि नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n नॉट इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1, तो ये गलत है। इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1। ओके, सो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब ये उसके बाद ये भी इक्वल हो जाता है। अब क्यों इक्वल होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, सो नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 2। हमें पता है कि जो नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1 ये सबसेट होता है नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 2 का, राइट। अब जो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1 होगा, इसका जो डायमेंशन है ना ये इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 2 का। अब बोलोगे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टी टू द पावर n के बाद इसका जो नल स्पेस है वो सारे स्टेबलाइज हो जा रहा है, स्टेबलाइज हो जा रहा है। मतलब इसके बाद मैं जब टी टू द पावर n प्लस 1 लूंगा तो ये तो इक्वल है, मतलब यहाँ पे कोई नया वेक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, नल स्पेस में। मतलब टी टू द पावर n के बाद वो सारे नल स्पेस का डायमेंशन सेम होगा, मतलब इसका जो डायमेंशन नल स्पेस का ये डायमेंशन इक्वल हो जाएगा नल स्पेस ऑफ दिस के डायमेंशन के। और हमें पता है कि अगर W सबसेट ऑफ V है सपोज, और डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होता है, यहाँ पे W ना देके हम W1 W2 बोलते हैं, ठीक है। सो ये W1 और W2 इसका डायमेंशन अगर इक्वल होता है तो हमें पता है ना कि W1 इक्वल टू W2 हो जाते हैं, मतलब वो स्पेस सेम हो जाता है। तो यहाँ पे नल स्पेस ऑफ टी टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा नल स्पेस ऑफ। इसी तरह से आप
जो सारे जो नल स्पेस होगा वो सेम हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे? अब देखो ए एन क्या है, ए एन बेसिकली ए वन हमारे पास है नल स्पेस ऑफ टी वन, ए टू हमारे पास है नल स्पेस ऑफ टी टू, ऐसे ए एन हमारे पास है नल स्पेस ऑफ टी एन। नल स्पेस तो नहीं, नलिटी बोला है, मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। नलिटी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं ईटा से, तो ये है। और हमें अभी देखा हमने कि जो नलिटी ऑफ T1 है ये सबसेट होता है नलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू होता है नलिटी ऑफ T2 लेस देन और इक्वल टू, ऐसे जाता है। सो यहाँ पे A1 इज लेस देन और इक्वल टू A2 लेस देन और इक्वल टू डॉट डॉट करते जाएगा। और एक टर्म के बाद मैं मान रहा हूँ कि T टू द पावर K, नलिटी ऑफ T टू द पावर K, और आप बोल सकते हो T टू द पावर N, ठीक है। तो इसके बाद सारे नलिटी जो है वो सेम आ जाएगा। इसके मतलब है कि मेरे पास जो सीक्वेंस है, मेरे पास जो सीक्वेंस होगा वो एक टर्म के बाद, एक नेचुरल नंबर के बाद वो सारे टर्म इक्वल हो जाएगा, मतलब इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा ए एन, उसके बाद ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, कुछ भी ले लो आप, ये सारे इक्वल है, मतलब ये इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। और हमें पता है कि इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मतलब फाइनाइट टर्म के बाद ये सारे सीक्वेंस कांस्टेंट हो जा रहा है। तो मेरे पास जो ए एन है इस टाइप से है, A1 A2 डॉट डॉट करके ए एन, और ए एन को कुछ अलग नाम दे तो ए एम, उसके बाद सारे सी 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 करके कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है। सो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, सो ये कॉन्वर्जेंट है, और कॉन्वर्जेंट इंप्लाई कॉची इन रियल फील्ड। ओके, इन यूजुअल टोपोलॉजी ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई करता है कॉची। ओके, बट अगर मैं टोपोलॉजी को चेंज करता हूँ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी वगैरह कुछ अगर लेता हूँ, तो उस केस में होता नहीं होता, ठीक है, इन जनरल। सो यहाँ पे एन मास्ट बी कॉची, ये करेक्ट है। एन मास्ट बी बाउंडेड सीक्वेंस, ये भी करेक्ट है। एन कैन बी ए नॉन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये गलत है। और बी एन में एन तो कॉन्वर्ज कर रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि इसका जो लिमिट है कुछ एल है। सो बी एन का लिमिट क्या आएगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, इसका लिमिट आएगा ई टू द पावर साइन एल टू द पावर 2024, मतलब ये भी एक पर्टिकुलर लिमिट पे कॉन्वर्ज कर रहा है, मतलब ये भी कॉन्वर्जेंट है। और कॉन्वर्जेंट मीन कॉची इन रियल, सो ये भी करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ए बी डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 मिनट ले लो। Hope you try this problem. Now let's see the solution. So let V be an operator, V be an vector space, and this denotes an inner product on V. Then which of the following statements is or are correct? यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन ए बोला है कि there exists an inner product on R2 such that the associated norm is given by this. ये जो एसोसिएटेड नॉर्म दिया है बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग, इस नॉर्म के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। और ऑप्शन बी में है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इनर प्रोडक्ट। ऑप्शन सी है कि सपोज टी बी एन इंजेक्टिव ऑपरेटर ऑन वी एंड दिस इक्वल टू दिस फॉर यू वी बिलोंग्स टू वी, फॉर्म एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी फॉर ऑल टी। मतलब अगर टी एक इंजेक्टिव ऑपरेटर है ऑन वी में, और अगर नॉर्म को मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ, मतलब नॉर्म नहीं, मतलब ये अलग से एक इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन किया गया है यू कॉमा वी से, ऐसे एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। अब बोल रहा है कि टी अगर इंजेक्टिव होगा तो ये एक इनर प्रोडक्ट होगा, और ऑप्शन डी में है डज नॉट फॉर्म। ओके, सो इसको सॉल्व करने से पहले इनर प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है कि
ये जो एक फंक्शन डिफाइंड होता है इससे v क्रॉस v से f में, इसको ही हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि u प्लस v w, इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u w प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v w। सेकेंड, अल्फा u v, इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा अल्फा u v। थर्ड, कि u v, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट ले लूं तो इसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू होगा v u का। और अगर ये रियल हो जाता, u और v अगर रियल फील्ड से आता तो इसका कॉन्जुगेट एक्चुअली सेम ही आता। फोर्थ है कि u अगर मैं लेता हूं तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। एंड अगर u जो है ये 0 हो जाता है इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू 0। तो ये हमारा चार प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें आते हैं। सो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एक डिफाइन क्या है, नॉर्म। सो ऑप्शन ए, यहाँ पे डिफाइन क्या है कि x, y, इसका जो नॉर्म है ये मैक्सिमम ऑफ x, y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R2। अब ये बेसिकली क्या है, ये नॉर्म एक्चुअली हमें पता है ना कि जो नॉर्म ऑफ x, y ये बेसिकली होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y, x, y, ऐसा होगा क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ u जो होता है वो बेसिकली नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर होता है ना, तो यहां से आ गया। अब अगर मैं ये जो x, y है इसको मैं 0, -5 ले लेता हूं सपोज, तो मेरे पास जो नॉर्म ऑफ x, y है ये ऐसे डिफाइन किया गया है, मैक्सिमम ऑफ 0, -5 आएगा, तो यहां से मैक्सिमम कितना है 0। बट अगर इसका जो इनर प्रोडक्ट में अगर ले लूं, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y, x, y, इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास आएगा 0, -5, 0, -5। अब इसका इनर प्रोडक्ट 0, यही है ना, मतलब जो नॉर्म ऑफ x, y ये तो इसके इक्वल है, और हमें दिया है कि इसका जो नॉर्म आ रहा है वो 0, मतलब दिस इज 0। अब दिस इज 0, इसका मतलब है कि जो इनर प्रोडक्ट ऑफ 0, -5, 0, -5 होगा, इसका इनर प्रोडक्ट 0, और इसका इनर प्रोडक्ट 0। व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स दैट 0, -5 इक्वल टू 0, 0 होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यही तो बोला है ना, ये जो रिजल्ट 4 है इसमें क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ 0, 0 अगर 0 है तो u को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0, -5 इक्वल टू 0, 0 ये पॉसिबल है कभी, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, राइट? सो जो रिजल्ट ऑप्शन ए है हमारा, ये ऑप्शन गलत है। ओके, सो यहाँ पे ये गलत होगा और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी जो है, हम जो प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट का उसको वेरीफाई करते हैं एक बार, ठीक? सो हमारे पास पहले तो ये गिवन है कि ये जो है ये एक इनर प्रोडक्ट है, दिस इज एन इनर प्रोडक्ट। ये गिवन है यहाँ पे है ना, दिस इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन V।
और हमारे पास ये दिया है कि जो u कमा भी इस तरह से डिफाइन किया गया है कि टी ऑफ यू कमा टी ऑफ भी। अब बोल रहा है कि ये जो है वन, दिस इज एन इनर प्रोडक्ट। सो पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी ये था कि u कमा भी, u प्लस भी कमा डब्ल्यू, ये इक्वल टू होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कमा डब्ल्यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ v कमा डब्ल्यू। अब इसको देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक, सो हमारे पास u प्लस डब्ल्यू, u प्लस v कमा डब्ल्यू, इसका इनर प्रोडक्ट यह आएगा टी ऑफ u प्लस v कॉमा टी ऑफ डब्ल्यू, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी यू प्लस टी भी और ये टी ऑफ डब्ल्यू, राइट। अब इसको थोड़ा सा हमारे पास जो ये जो है ये तो इनर प्रोडक्ट है, तो ये इनर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी यू टी डब्ल्यू प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ टी भी टी डब्ल्यू। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू कॉमा डब्ल्यू प्लस भी कॉमा डब्ल्यू। तो हमारे पास ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड रिजल्ट देखते हैं। सेकंड रिजल्ट में है कि अल्फा यू प्लस भी, सॉरी अल्फा यू इनर प्रोडक्ट ऑफ भी, ये आ जाएगा अल्फा यू कॉमा भी। तो हमारे पास था अल्फा यू कॉमा भी, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, टी ऑफ अल्फा यू कॉमा टी ऑफ भी, इसका इनर प्रोडक्ट। अब टी ऑफ अल्फा यू, टी एक लीनियर ऑपरेटर है, तो अल्फा टी ऑफ यू कॉमा टी भी, इसका इनर प्रोडक्ट। अब सिमिलरली ये जो है ये तो इनर प्रोडक्ट है, मतलब अल्फा मैं निकाल सकता हूं, सो हमारे पास आएगा टी यू कॉमा टी भी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ यू कॉमा भी, इसका इनर प्रोडक्ट। अब जो प्रॉपर्टी थ्री है, प्रॉपर्टी थ्री में बोल रहा है कि यू कॉमा भी, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ ये होगा भी कॉमा यू, इसका इक्वल। सो यू कॉमा भी, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा टी ऑफ यू कॉमा टी ऑफ भी, इसका कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट ये जो डॉट प्रोडक्ट है इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ टी ऑफ भी कॉमा टी ऑफ यू। सो यहां से आएगा मेरे पास भी कॉमा यू, ये आ जाएगा। तो मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में है कि u कॉमा यू, ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, एंड अगर u कॉमा यू जो है वो जीरो है, इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू जीरो। सो u कॉमा यू, इसका इनर प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास आएगा टी ऑफ यू कॉमा टी ऑफ यू, इसका इनर प्रोडक्ट। मतलब ये बेसिकली है टी ऑफ यू का स्क्वायर, और हमें पता है कि ये जो है बेसिकली इनर प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, एंड सो यहां पे दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि जो u कॉमा यू है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, एंड अगर मैं इसको जीरो ले लेता, जीरो के अगर इक्वल हो जाता, एंड ऑल्सो u कॉमा यू if this is equal to 0, this means what, this means that this tu
equal to 0, and this means that u equal to 0. Why? Because t is my linear operator, right? So t is a linear operator and this is injective linear operator, so that's why u equal to 0. so यहाँ पे हमारे पास जो सारे प्रॉपर्टी है इसका u कॉमा u, ये जो u कॉमा u जो इनर प्रोडक्ट जैसे डिफाइंड था, वो मतलब जो एक फंक्शन डिफाइंड था वो इनर प्रोडक्ट का सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक इनर प्रोडक्ट हो जाएगा. सो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन डी में बोल रहा है डज नॉट फॉर्म, तो ये गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस क्वेश्चन इज नाइस क्वेश्चन, यू नो. सो इसके लिए आप इस क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट ले लो. होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो कंसीडर द मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, बोल रहा है कि विथ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. ओके, सो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है. व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स दैट इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3. सो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है. दिस मीन्स दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. सो मैं इस मैट्रिक्स को ए नाम देता हूं. सो माई मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल. Now, what is the characteristic polynomial? So, the characteristic polynomial of A is x cube minus x square plus, that is 0, and this is minus 1. Okay, so this is minus 1. So, minus, and this is 0. So, this is minus x. And if I say that this is determinant is 0. Okay, sorry, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है यहाँ पे. डिटर्मिनेंट जो होगा हमारे पास वो होगा -1. तो यहाँ पे +1 आ जाएगा इक्वल टू 0, राइट. सो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे x - 1 आएगा, माइनस x - 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 एंड एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. तो हमारे पास आएगा x - 1 का स्क्वायर एंड x + 1 इक्वल टू 0. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गया. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैं मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसको बोल सकता हूँ. मेरे पास ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो आएगा वो लीनियर फैक्टर में आएगा. मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा x - 1 एंड x + 1, राइट. सो अब मिनिमल पॉलिनोमियल जो है मेरा वो है x - 1 इंटू x + 1. और हमें पता है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है, एनिलेट करता है. सो मेरे पास ये आ जाएगा a - i इंटू a + i इक्वल टू 0. सो यहाँ से अगर मैं मैट्रिक्स को पुट कर दूँ, ठीक है, मैट्रिक्स को अगर मैं पुट कर दूँ a - i आएगा -1 0 1, दैट इज 0, एंड दिस इज -1, एंड यहाँ पे आएगा x³ y⁴ 20 23 1 0. एंड इसको अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे आएगा a + 1, दैट इज 1 2 0, 0 नहीं 1, एंड यहाँ पे आएगा 0 1 y20 23 x³ 1 0. ओके, सो दिस इज द अनदर मैट्रिक्स. और ये क्या है? ये 0 है, 0 के इक्वल. अब
यहाँ पे आप क्या करो, अब क्या यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल। सो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा -1 0 1, सो दिस इज 0। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 0 0 0, इसके साथ करोगे तो ये भी 0, इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, x³ प्लस y⁻2023, इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 0, प्लस यहाँ पे कुछ आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा जो कि है 0 0 मैट्रिक्स के इक्वल। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली इसका जो वैल्यू है, मतलब x³ प्लस y⁻2023 का ये वैल्यू बेसिकली 0 है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में समझेंगे। उससे जो कॉम्परेटिवली जो इजी प्रॉब्लम है उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 मिनट ले लो। होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स n बिलोंग्स टू M4R सच दैट दिस इज ए बेसिस ऑफ रो n एंड दिस बिलोंग्स टू null n। और स्टेटमेंट 2 में है देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स n बिलोंग्स टू M4R सच दैट दिस इज ए बेसिस ऑफ कॉलम m एंड दिस बिलोंग्स टू null m। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सो यहाँ पे रो स्पेस का जो बेसिस है ये है, मतलब हमारे पास जो रैंक ऑफ n आएगा वो 2 आएगा, और ये नल स्पेस में है, मतलब नलिटी ऑफ n जो है वो 1 है। भाई रैंक नलिटी थ्योरम आप बोलोगे कि ये रैंक प्लस नलिटी 4 आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ स्टूडेंट ने ऐसा क्या होगा, बट यहाँ पे नल स्पेस, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये थोड़ी बोल रहा है कि ये इसका बेसिस है या ये स्पैन कर रहे हैं नल स्पेस को, राइट। सो यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो नल स्पेस में होगा। नल स्पेस में होगा इसका मतलब अगर मैं कोई भी n मैट्रिक्स जो है आर्बिट्ररी मैट्रिक्स, उसमें अगर इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 दे देगा, यही तो है ना। तो हम कोई एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं n। सो लेट n इज इक्वल टू, जहां पे बेसिस हमें लेना है ये दोनों रो को। सो 1 1 1 -1 1 -1 1 1 और A B C D E F G H, ओके। यह हमारे पास मैट्रिक्स बन गया जहां पे ये जो फर्स्ट 2 रो है वो उसका बेसिस है n का। अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अगर नल स्पेस में है मतलब इसको n के साथ मल्टीप्लाई करने में वो 0 आएगा। कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देते हैं। सो 1 2 1 4, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका वो 0 आएगा, सेकेंड एलिमेंट जो है वो 4 आएगा, और थर्ड में कुछ आएगा, फोर्थ में आएगा। तो ये मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है ये तो 4 है ना, तो कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स अगर मैं चूज करता हूँ n, इसके लिए ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स के लिए ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब ये नल स्पेस में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में आता है अब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ये गलत। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ये भी गलत। स्टेटमेंट 2 में आता है। स्टेटमेंट 2 में क्या है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स m बिलोंग्स टू M4R सच दैट दिस इज ए बेसिस ऑफ कॉलम m एंड दिस बिलोंग्स टू null m। तो हमें एक मैट्रिक्स ऐसा बनाना होगा जिसमें जो कॉलम m है उसका बेसिस ये है, और ये जो 2 एलिमेंट होगा वो नल स्पेस में आएगा, ठीक है। ऐसा कोई एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसको हमको देखना है।
तो हम कोई एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं। सो आर्बिट्ररी मैट्रिक्स जिसमें ये जो है 1 1 1 0 और 1 0 1 1 ये दो कॉलम उस एम मैट्रिक्स का बेसिस फॉर्म करेगा। और यहाँ पे आर्बिट्ररी कुछ ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको ले लेते हैं जी एच। अब ये तो वेक्टर अगर नल स्पेस में है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है, यहाँ पे 1 1 1 1 और 1 0 1 0। ओके, तो मैं x1 नाम देता हूँ। सो x1 हमारे पास है 1 1 1 1 एंड x2 हमारे पास है 1 0 1 0। सो mx1 ये 0 होगा एंड mx2 इसको 0 होना पड़ेगा, नल स्पेस में है तो यहाँ पे क्या कितना आएगा देखते हैं, 1 1 1 0 1 0 1 1 और ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा है ना? हाँ ठीक है। इसके साथ x1 हमारे पास है 1 1 1 1, ये 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से आएगा 1 + 1 दैट इज 2 + a + e, और ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 + b + a, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 2 + c + g, और ये आएगा हमारे पास 1 + d + h। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, सो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया कि ये सारे 0 0 को इक्वल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a + e = 0, सो -2 आएगा, और b + f = आएगा -1, c + g = आएगा -2, और d + h = आएगा -1। अब mx2 जो है इसको 0 करते हैं। सो mx2 = 0। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा m हमारे पास है 1 1 1 0 1 0 1 1 a b c d e f g h, इसके साथ 1 0 1 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, क्या आएगा इसमें 1 0 और a मतलब 1 + a, इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 1, ये 0 ये 1 मतलब 1 + b, और या इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 + c मतलब 1 + c, और इसको साथ करूँगा तो यहाँ पे आएगा 0 0 d, राइट। सो यहाँ पे आएगा 0 0 d, ओनली d इक्वल टू 0 0 0 0। सो यहाँ पे हमारे पास जब मैं इक्वल करूँगा तो a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1, d का वैल्यू 0। अब ये सारे वैल्यू और ये सारे इसको आप पुट कर दो तो यहाँ पे हमारे पास जो ई एफ जी एच है वो भी आ जाएगा। सो ई कितना आएगा, ई हमारे पास आएगा, ये -1 है मतलब ये हमारे पास आएगा -3, एफ आएगा हमारे पास -2, जी आएगा हमारे पास -3, और एच आएगा हमारे पास -1। सो अब देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास यूनिक ए बी सी डी और ई एफ जी एच मिल रहा है, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है वो हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके लिए x1 एंड x2 जो होगा वो नल स्पेस में, एम का जो नल स्पेस में है वहां पे आएगा, राइट। सो
हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा। वो मैट्रिक्स एक बार लिख लेता हूं। वो मैट्रिक्स क्या होगा, ये नल स्पेस का एलिमेंट आएगा यहाँ पे। सो मैट्रिक्स आएगा 1 1 1 0 1 0 1 1 और ए बी सी डी क्या है, -1 -1 -1 0 और ये है -3 -2 -3 -1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जिसके लिए x1 एंड x2 जो है नल स्पेस में है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस सेज दैट बोथ आर फॉल्स, सो दिस इज रॉन्ग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 3 मिनट ले लो। Hope you try this problem. Now let's see the solution. So let m belongs to MNR such that m non-zero but m square equal to 0. Then which of the following statements are true? यहाँ पे बोला है ऑप्शन ए में if n is even then dimension of column m is greater than dimension of null m. Option B, if n is even then dimension of column m is less than or equal to dimension of null m. If n is odd, dimension of column m is less than dimension of null m. If n is odd, then dimension of column m is greater than dimension of null m. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें एक रिजल्ट का जरूरत होगा, ठीक है। इसको हम रिजल्ट से स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट से सॉल्व करेंगे। सो रिजल्ट क्या है कि इफ m is nilpotent matrix, nilpotent matrix of order n and index k, then फर्स्ट रिजल्ट कि नॉलिटी ऑफ m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बॉक्स ऑफ n बाई के प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 इफ n डज नॉट डिवाइड्स k, सॉरी k डज नॉट डिवाइड्स n। और रिजल्ट 2 है कि नॉलिटी ऑफ m is greater equal to n by k is less than or equal to n minus k plus 1 if k divides n। तो इस रिजल्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो k है, यहाँ पे हमारे पास जो k है वो 2 है और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, वो n है। अगर ऑप्शन ए के बारे में बात करें कि इफ n इज इवन, सो मैं मान लेता हूं कि जो n का वैल्यू है ना, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो n का वैल्यू मैंने मान लेता हूं कि ये 4 है। सो मेरे पास जो नॉलिटी ऑफ m आएगा जो 2 डिवाइड्स 4, सो यहाँ पे n जो k है वो डिवाइड्स n, मतलब हमारे पास रिजल्ट 2 यूज होगा। सो नॉलिटी ऑफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉक्स ऑफ 4/2 लेस देन और इक्वल टू n माइनस के प्लस 1, मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 3 और इसका बॉक्स वैल्यू आएगा 2, मतलब नॉलिटी ऑफ m मेरे पास आ रहा है 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब अगर नॉलिटी ऑफ m ये है तो हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस नॉलिटी ऑफ m ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी 4 ऐड कर देता हूँ। सो 4 माइनस नॉलिटी ऑफ m ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 और यही हमारा क्या है, रैंक है, रैंक ऑफ m, रैंक ऑफ m आ गया 1 लेस देन और इक्वल टू 2।
दिस मीन्स दैट डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम इज लेस नॉट इक्वल टू 2 ग्रेटर इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो कॉलम स्पेस का डायमेंशन है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस नॉट इक्वल टू 2 है, और जो कि यहाँ पे नॉलिटी ऑफ एम है, राइट। लेस नॉट इक्वल नॉलिटी ऑफ एम हमारे कितना क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम एम दिस इज लेस नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नॉल एम। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आता है, यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम एम इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ नॉल एम, ये तो गलत है। ऑप्शन बी में है कि ये लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नॉल स्पेस ऑफ एम, ये करेक्ट है। अब आता है ऑप्शन सी और डी में, जहां पे हमको एन को ऑड लेना है, तो हम कोई भी एन ऑड चूज कर लेते हैं, ठीक है। आप मान लो कि एन का वैल्यू 5 है, कुछ भी मान लो आप, तो यहाँ पे नॉलिटी ऑफ एम हमारे पास आएगा ग्रेटर इक्वल टू बाय दिस फॉर्मूला 5/2 + 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 2 + 1। दिस मीन्स दैट मेरे पास नॉलिटी ऑफ एम आएगा लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2 + 1 दैट इज 3। अब जो रैंक ऑफ एम कितना आता है देखते हैं, -3 से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा। अब यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2, 5 माइनस नॉलिटी ऑफ एम इज ग्रेटर इक्वल टू 1। सो ये बेसिकली रैंक ऑफ एम है। सो हमारे पास आ गया ये। अब रैंक ऑफ एम मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम, ये कितना है, ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 2 है। और 2 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉल स्पेस ऑफ एम जो है मेरे पास वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 से ज्यादा। दिस मीन्स दैट दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नॉलिटी ऑफ एम, मतलब डायमेंशन ऑफ नॉल स्पेस ऑफ एम। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन है डायमेंशन ऑफ नॉल स्पेस ऑफ एम का। ओके, सो ये रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोल रहे हैं ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ये गलत है। सो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बी सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट ले लो। So hope you try this problem. Now let's see the solution. यहाँ पे बोला जा रहा है कि let A be a non-zero square matrix with real entries of order n with n eigenvalues satisfying trace of A is equal to trace of A square equal to 0. Then which of the following statement correct? यहाँ पे आपको पता है कि A मैट्रिक्स जो है वो एक नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। सो इसका जो फील्ड है वो रियल है, मतलब सारे आइगन वैल्यू जो होगा वो रियल होगा। दिस इंप्लाई दैट ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल। अब आते हैं कि यहां पे मैं मान लेता हूं कि इसका जो आइगन वैल्यू है वो λ1, λ2, λ3, λm n। सो लेट λ1, λ2 ओके, उसको ऑर्डर n है
तो मे बी पॉसिबल ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ आइगन वैल्यू रिपीट किया जाए, ठीक है, कर सकता है। तो मैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके लैम्डा के तक लेता हूँ। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ट्रेस का मतलब क्या है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो यहाँ पे ऐसा होगा, ट्रेस ऑफ ए अगर 0 है, इसका मतलब है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट डॉट करके लैम्डा के, ये 0 होगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास अब यहाँ पे ये जो मैंने इसको ले लिया ना, अब यहाँ पे पॉसिबल है कि ये जो लैम्डा के मैंने ले लिया है, ये तो डिस्टिंक्ट नहीं लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सब बेसिकली यही है कि सारे आइगन वैल्यू का सम होगा, तो ये 0 होगा। इसी तरह से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 0, इसका मतलब लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर डॉट डॉट करके लैम्डा के स्क्वायर, ये 0 होगा। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जो लैम्डा आई है वो सारे लैम्डा आई तो 0 होगा यहां से, समझ रहे हो आप, मतलब सारे आइगन वैल्यू जो है इसका, सारे आइगन वैल्यू 0 है। सो व्हाट इज दिस मीन, दिस मीन्स दैट कि ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट। ओके, सो मेरे पास ए टू द पावर 2023 जो होगा, इसका भी सारे आइगन वैल्यू 0 होगा, सारे आइगन वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। सो इसका ट्रेस अगर मैं कंसीडर करूंगा, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 2023, ये 0 होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ दिस इक्वल टू 0 फॉर सम सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, तो ठीक बोल रहा है ये। और ट्रेस दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी बोल रहा है रैंक ऑफ इज लेस देन और इक्वल टू n-1। अगर मेरे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका तो रैंक हमेशा क्या होगा, वो उसका रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू n-1 होगा। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ए कैन बी डायगोनलाइजेबल, इज इट पॉसिबल दैट ए कैन बी डायगोनलाइजेबल। मैं अगर मान लेता हूं कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है वो अगर ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इंप्लाई दैट ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल एंड ए मैट्रिक्स नीलपोटेंट। सो अगर डी ऑप्शन ट्रू है, इसके मतलब ए को 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सो अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसको 0 मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ओके, सो ए इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में आप बोल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन ए में तो फॉर सम ए बोला है, बेसिकली यहाँ पे फॉर ऑल ए के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फॉर सम के लिए तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, तो यहाँ पे ए बी सी जो है करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट ले लो, 2.5 मिनट ले लो। So hope you try this problem. Now let's see the solution. Let L v comma v denotes the collection of all linear operators on a real finite dimensional vector space V. Suppose T belongs to L v v having no eigen values. मतलब ये जो T लीनियर ऑपरेटर है उसके पास कोई आइगन वैल्यूज नहीं है, ठीक है, कोई आइगन वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मेरे पास फील्ड था वो तो रियल फील्ड है, ए रियल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मतलब जो मेरे पास फील्ड है वो रियल है, और बोला जा रहा है कि टी के पास कोई आइगन वैल्यूज नहीं है, मतलब सारे आइगन वैल्यूज जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फील्ड से आ रहा होगा, राइट। अब ऑप्शन को देखते हैं, देन कॉन्सिडर द करेक्ट ऑप्शंस, कॉन्सिडर द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट।
सो ऑप्शन ए में बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ टी ग्रेटर देन 0 फॉर सम टी satisfying the above condition. Option B, determinant of t is greater than 0 for all t satisfying the above condition. Option C, determinant of t is less than 0 for some t satisfying the above condition. Option D है cannot say anything about determinant by this given data. So अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी आइगन वैल्यूज में लेता हूँ, डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो मेरे पास टी ऑपरेटर है v से v पे, तो इसके सारे आइगन वैल्यू, ऑल आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स. सो ऑल द आइगन वैल्यूज, सो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ रहा है और रियल फील्ड में, इसका मतलब है सारे आइगन वैल्यू, चार्ज खत्म हो गया. सो इसका मतलब है कि सारे आइगन वैल्यू जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएगा. ऑल द आइगन वैल्यूज कम्स इन कॉन्जुगेट पेयर. ओके, सो आप कोई भी आइगन वैल्यू अगर चूज करोगे, मैं मान लेता हूं कि दो आइगन वैल्यू है, सपोज फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस आइटा बीटा एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 एक आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा 2 डेफिनेटली अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा, ऐसे होगा. तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, टी का डिटर्मिनेंट होगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, जो कि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट. सो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं उसका सारे आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होगा तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा. सो अब ऑप्शन में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर सम टी satisfying the given condition. ऑप्शन बी में है डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर ऑल टी satisfying the above condition. ओके, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ टी लेस देन 0 ये तो गलत है और गिवन डेटा ये भी गलत है. सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी पॉजिटिव फॉर ऑल टी, तो ये गलत, ये तो सही है, कोई भी आप टी ले लो ये सेटिस्फाई होगा. और यहाँ पे हर एक के लिए हो रहा है तो फॉर सम के लिए तो होगा ही, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे ऑप्शंस बोला है, ठीक है, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 3 मिनट ले लो. होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे कंसीडर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है जो कि इस टाइप के फॉर्म में है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का फॉर्म है, राइट. सो देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ए इज नॉन सिंगुलर, A is diagonalizable, the Jordan canonical form of A has 3 Jordan blocks और rank of A is 3. So इसके एक ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट को यूज करेंगे. रिजल्ट क्या है कि इफ A equal to V1 transpose V2, where V1 is A1, A2, AN, Rn का एलिमेंट है, V2 जो है वो भी Rn का एलिमेंट है, और इसका ट्रांसपोज करके मैं एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स. ओके, ए मैट्रिक्स जो है
इस टाइप से डिफाइंड है, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मेरे पास आएगा x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए, ये आएगा। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए जो आएगा वो आएगा x इंटू एक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए। ओके, ऐसा आएगा। सो अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स है ना ये बेसिकली इस टाइप के फॉर्म में है। कैसे, इसको आप ऐसा ले लो, लेट मेरे पास V1 जो है और V2 दोनों को मैं इस टाइप से लेता हूं। ट्वेंटी फैक्टोरियल 2024 फैक्टोरियल और 2। ओके, मैं एक ऐसा वेक्टर को चूज कर रहा हूं। सो अगर आप इसको ऐसे लोगे तो मेरे पास ए मैट्रिक्स जो आएगा मेरे पास आएगा 2023 फैक्टोरियल 2024 और 2 इसके साथ। ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा 2023 का फैक्टोरियल का स्क्वायर और ये आएगा 2023 फैक्टोरियल 2024। ओके, ये आ गया और इसके साथ आएगा 2023 फैक्टोरियल इंटू 2। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट रो जो है इस टाइप का ही है। ओके, सो यहाँ पे 2024 फैक्टोरियल है ना, 2024 फैक्टोरियल आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये जो मैं एक जगह गलत कर दिया, V1 जो है यहाँ पे मैंने अगर इस टाइप से चूज किया तो मेरे पास आ रहा है 2023 फैक्टोरियल 2024 फैक्टोरियल, बट हमारे पास यहाँ पे है 2024 फैक्टोरियल। तो बेसिकली मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, इसको 2024 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं तो मेरे पास आएगा 2023 फैक्टोरियल इंटू 2024, राइट, और ये ऐसा आएगा। और हमें पता है 2024 और 2023 फैक्टोरियल इसको मार्च कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2024 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को चूज करता हूं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है क्योंकि लीनियर फैक्टर में आ रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल। और आप देख सकते हो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का एक जो लैम्डा इक्वल टू 0 जो आइगन वैल्यू है उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है n-1 और लैम्डा इक्वल टू ट्रेस ए जो आइगन वैल्यू है उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगा 2 और लैम्डा इक्वल टू ट्रेस ए का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगा 1। मतलब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 एक आइगन वैल्यू है। सो ये मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो ये गलत है। ए इज डायगोनलाइजेबल, ये करेक्ट है। द जॉर्ड, और यहाँ पे बोले रैंक ऑफ ए इज 3, ये भी गलत है। द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए हैज 3 जॉर्डन ब्लॉक। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जॉर्डन जो ब्लॉक है उसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 जो है उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है am जो है
वो हमारे पास 2 है और इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1। सो उसका जॉर्डन ब्लॉक कैसे होगा? 2 के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल जो है मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 0 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है और 1 1 करके आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक 2 साइज का ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे और एक 2 साइज का ब्लॉक बनेगा, मतलब 2 साइज नहीं 1 साइज का भी ब्लॉक बनेगा। सो 1 साइज का ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे एक 1 साइज का ब्लॉक बनेगा। ओके, सो आई जस्ट क्लियर दिस। यहाँ पे आप देखो जो लैम्डा इक्वल टू 0 है उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है और इसका जो मैक्सिमम साइज होगा उसका वो 1 है। मतलब 1 प्लस इस टाइप के फॉर्म में बनेगा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, और लैम्डा इक्वल टू ट्रेस ए के लिए इसका जॉर्डन ब्लॉक कुछ इस टाइप से बनेगा कि J1 ऑफ ट्रेस है। ओके, सो इसका जो मैट्रिक्स आएगा ए मैट्रिक्स, उसका फॉर्म इस टाइप से होगा J1 ऑफ 0, J1 ऑफ 0 और J1 ऑफ ट्रेस है। ओके, सो अब देख सकते हो यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक जो है वो 3 जॉर्डन ब्लॉक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड सी। सो नाउ ये तो 10 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन हमारे पास था वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी तक नहीं किया था। ठीक है, उसको कर लेते एक बार। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे क्या रखा है देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 4 मिनट ले लो। होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे है ए लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस V हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x³ into x minus 5 square and minimal polynomial x² into x minus 5. चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहा है जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी बोल रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक्स इन द जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ टी। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो जॉर्डन केमिकल फॉर्म है उसको एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन। सो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0, इसका जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो कितना है 3। लैम्डा इक्वल टू 5 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है? वो है 5, सॉरी वो है 2। अब मिनिमल पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिग्री है लैम्डा इक्वल टू 0 का, x का जो फैक्टर है उसका जो डिग्री है वो 2 है। इसका मतलब फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 द पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक, द पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक, व्हाट आर द पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक? एक तो ऐसा आएगा कि यहाँ पे 2 है डिग्री, मतलब मैक्सिमम साइज इसका 2 हो सकता है। सो एक ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका मतलब उसमें और एक ब्लॉक आएगा लैम्डा 1 J1 इक्वल टू 0। अब फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 इसका जो पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक है वो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डिग्री है वो 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है। मतलब हमारे पास मैक्सिमम साइज का जो जॉर्डन ब्लॉक पॉसिबल है वो 1 है। सो J1 ऑफ 5 प्लस और एक आएगा
सो यहाँ पे J1 होगा। मतलब इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास इस टाइप का बनेगा, J2 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 नहीं 1, J1 और J1 सो यहाँ पे हम जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो यूनिकली डिटरमाइंड है बाय दिस गिवन इंफॉर्मेशन। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ देयर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक, यहाँ पे तो हमें 4 जॉर्डन ब्लॉक मिल रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाय टी। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ए भी तो कर लिए होंगे, बट ये सी और टी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें फंस गए होंगे। तो यहाँ पे सी और टी में क्या है, ये बहुत ईजी है ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेस है इसको हमको देखना होगा, इस स्पेस में किस टाइप का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और जिस टाइप के एलिमेंट आएगा उसमें हम लीनियर ऑपरेटर को इंड्यूस कर देंगे, मतलब लीनियर ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो उसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगा, तो हो गया खत्म। सो हमारा मेन टारगेट जो है वो है इसका जो स्पेस है उसमें किस टाइप का एलिमेंट आएगा उसको देखना, ठीक। तो लेट्स सी ऑप्शन सी। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ये है टी मैप्स V2V। सो ये किस टाइप से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होगा, ABCDE, जो कि जाएगा इस मैट्रिक्स से, आप देख सकते हो ये जाएगा 0 0 0 5D 5E में। अब हम ये जो स्पेस है V/car T-5i, इसका एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, इसमें किस टाइप का एलिमेंट है। उसके लिए हमको कार T-5i इसका देखना पड़ेगा। सो कार T-5i, कार्नेल ऑफ T-5i, इसमें किस टाइप का एलिमेंट आएगा। इसको अगर मैं भी मानता हूं इसको, सो उस टाइप का सारे एलिमेंट भी आएगा वेक्टर स्पेस से, जहां पे T-5i उसमें भी को ऑपरेट कर दो तो 0 आएगा। सो वो सारे वेक्टर आएगा जहां पे T ऑफ V माइनस 5V इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे वो सारे वेक्टर आएगा जहां पे ये होगा। सो अब इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो V है वो ABCD है, DE है, तो इसका वैल्यू ये आएगा, और 5V जो होगा वो बेसिकली, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेसिकली जो मेरे पास V आएगा वो इस टाइप के फॉर्म में आएगा, कैसे 0 0 0 DE। अब हमारे पास जो V है, V को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, V डायरेक्ट सम ऑफ, इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, W प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W पार्प। सो W पार्प क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट मतलब W पार्प बेसिकली वो सारे एलिमेंट V से आएगा जहां पे इसका जो इनर प्रोडक्ट है UV वो 0 होगा फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W, मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर आएगा। सो यहां से हमें मिलेगा कि जो W पार्प है वो बेसिकली V/W है। सो इसका यूज क्या है, इसका यूज बेसिकली हम इसमें करेंगे कि जो हमारे पास V/car T-5i है ना, वो बेसिकली होगा कार्नेल ऑफ T-5i पार। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे मतलब उस टाइप के सारे वेक्टर आएगा जो इसके साथ इनर प्रोडक्ट में 0 देगा, तो उसका फॉर्म किस टाइप के होगा। अब देख सकते हो इसका जो फॉर्म आएगा हमारे पास वो आएगा ABC 0 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हमारे पास T जो था यहाँ से डिफाइंड था,
कार टी माइनस 5i, यहाँ से 5i। तो हमारे पास जो इसका जो एलिमेंट है वो किस टाइप के दिखेगा वो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट जो टी लीनियर ऑपरेटर था उसको इंड्यूस कर देते हैं तो हो गया काम। मतलब अगर हम इसमें अब जो ऑपरेटर है उसको यूज कर देंगे, सो टी ऑफ ए बी सी 0 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा बी 0 0 0 0। कहाँ से आया, ये बेसिकली हमारे पास लीनियर जो लीनियर ऑपरेटर है ना, ये यहाँ से आ गया स्टार से। और आप देख सकते हो ये जो ऑपरेटर है टी, इसका अगर मैट्रिक्स बनाऊँ मैं तो मेरे पास आएगा 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, और ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये क्या है, ये एक नीलपोटेंट ऑपरेटर है कि नहीं, यस ये एक नीलपोटेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे तो हमें यही पूछ रहा है ऑप्शन बी सी में कि द ऑपरेटर इंड्यूस टी बाई टी ऑन द क्वेश्चन स्पेस इज नीलपोटेंट, तो यस दिस इज करेक्ट। अब ऑप्शन डी, द ऑपरेटर इंड्यूस बाई टी ऑन द क्वेश्चन स्पेस दिस इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको आप इजीली कर सकते हो कि नहीं, सेम प्रोसेस से होगा। इसका आप कार टी निकालोगे और उसका फिर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो भी स्लैश कार टी आ जाएगा, और उसमें आप लीनियर ऑपरेटर को इंड्यूस कर दोगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, वो इसका ये जो है आपका होमवर्क है उसको आप सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो मैं इसका जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेता हूँ, बोलता हूँ। इसके पास जब आप ये जो कार टी निकालोगे ना, तो कार टी का जो पार्क होगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो इस टाइप के एलिमेंट आएगा बी 0 0 डी ई, और उसमें जब मैट्रिक्स को इंड्यूस करोगे ये जो स्टार है यहाँ से आएगा 0 0 0 5D 5E, ओके 5D 5E। सो आप देख सकते हो ये जो ऑपरेटर है वो एक स्केलर थोड़ी है, इसमें स्केलर होता तो सारे एक ही से मल्टीप्लाई होता ना, तो ये स्केलर ऑपरेटर नहीं है। मतलब इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि लैम्डा मतलब टी ऑफ भी इक्वल टू लैम्डा भी, इस टाइप के मैं नहीं लिख सकता इसको। सो दिस इज नॉट ए स्केलर ऑपरेटर, सो दिस इज रॉन्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए बी ए एंड सी, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। Hope you understand all those problems and enjoy this series. If you have any doubt, let me in the comment, and if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.